बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की, जो कि अमेरिका में मौजूद है, फ्लोरिडा के अंदर खेलने जा रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त T20 सीरीज़ होगी वेस्ट इंडीज़ के बाद। उसके बाद आपने वनडेज़ भी खेलने हैं वेस्ट इंडीज़ जाकर। तो ज़रा दो डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन बहुत पुरुमीद हैं हम। जो ग्रीन शर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो बांग्लादेश की जो सीरीज़ की हार थी उसको ज़रा यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहते हैं। वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें तो उनको खुद भी एक धचका ज़रूर लगा है, क्लीन स्वीप हुए ऑस्ट्रेलिया के हाथों। तो एक वो उनके पास भी ओनस होगा कि उन्होंने ज़रा T20 में एक कम बैक करना है। एंड व्हाट बेटर वे टू मेक अ कम बैक देन टू हैव पाकिस्तान एज एन ऑपोजिशन। ये तो हमने दुनिया में देख ही लिया। तो हिस्टोरिकली तो इन चीज़ों को ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन द कॉम्पिटिशन अप अहेड बड़ा ज़बरदस्त है। अगर ब्रावड काउंटी के ग्राउंड की भी बात करें, 20,000 की कैपेसिटी वहाँ पर है। पिचेस किस तरीके की होंगी, शायद उस तरीके की क्रिकेट ना हो सके जो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़े रन हों, लेकिन आई थिंक टेक्निकली पाकिस्तान शुड बी अवेयर कि ये सीरीज़ उनको ज़रूर जीतनी है। पिछली भी जो हार है वो थोड़ा सा डेंट आपको ज़रूर करेगी। इस बारे में ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे वॉलीबॉल की बात करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान अंडर-19 टीम का जीत का सिलसिला है वर्ल्ड लेवल पर वो जारी है। अपना चौथा मैच भी पोर्टो रिको से उन्होंने जीत लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त अभी तक कामयाबी रही है। इनकी जो ट्रांजिशन होगी सीनियर साइड में, मैं हमेशा उसको लेकर बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि वो किस तरीके की होगी, किस तरह की सपोर्ट इनको दी जाएगी। और अगर ग्लोबल लेवल के ऊपर यंगस्टर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इट्स द राइट टाइम कि वॉलीबॉल जो है उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाए, चाहे वो पॉलिसी वाइज हो या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हों। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे नॉर्वे कप की बात करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने अपने दूसरे मैच में 6-0 से कामयाबी हासिल कर ली है। पहले मैच में दे वर डिनाइड अ विक्ट्री क्योंकि लेट इक्वलाइजर की वजह से वो जीत नहीं पाए, लेकिन दूसरा मैच जो है वो उन्होंने बहुत ही वन साइडेड जीता। 6-0 से जीत जो है वो अपने नाम की। और आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद करते हैं कि इन परफॉर्मेंस ये जो आई है और इस तरह की परफॉर्मेंसेस का तसलसल जो है वो जारी रहेगा। इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अहमद हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सना, हमने कल भी इस सीरीज़ के बारे में बात की थी। अब बहुत सारे नाम हैं जो बहुत ईगर होंगे परफॉर्म करने के लिए। हसन नवाज़ के लिए कोई इतनी अच्छी सीरीज़ नहीं हुई, फ़खर जमान भी चाह रहे होंगे, मतलब ऐसे नाम हैं। और फिर हारिस और शाहीन ऑलरेडी कम बैक कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ को मैं थोड़ा सा इसलिए आज गेज करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग बहुत अच्छी गई उनकी, लेकिन वो सारे मैचेस जिस तरीके से हारे हैं, इट वाज अ बिग अलार्मिंग साइन फॉर मी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट और T20 हमेशा साथ साथ चले। बिल्कुल, और आपने देखा वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल हमने बहुत देखा पिछले वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा भी नहीं थे उस वर्ल्ड कप का। और अब उनका एक ही, अगर आप वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के बारे में दिमाग में आती है कोई टीम, तो वो T20 की टीम नज़र आती है कि वही एक फॉर्मेट ऐसा है जिसके अंदर वो टफ़ टाइम दे सकते हैं। तो आई एम श्योर अब जब पाकिस्तान के साथ आएंगे तो बहुत सी गलतियाँ सीख के भी आएंगे। हमेशा आपको बहुत फ़ायदा होता है जब एक सीरीज़ खेलते हुए आप आ रहे होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ जब आप खेलते हैं तो डेफिनेटली उनकी एक अच्छी तैयारी ज़रूर होगी। प्लस पॉइंट सिर्फ यही है कि अच्छे स्कोर्स उन्होंने किए, बट उनको डिफेंड नहीं कर पाए। बॉलिंग और फील्डिंग ऐसी नज़र नहीं आई कि जिससे आप कह सकें कि वो कोई ज़्यादा टफ़ टाइम दे पाते। तो अब ये होगा कि पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान की अगर आप टीम देखते हैं जो अनाउंस हुई है, वनडे और T20 में काफ़ी ओवरलैप है। 3-4-5 नाम के अलावा वनडे में, क्योंकि वनडे का स्क्वाड भी ज़्यादा है, उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी टीम ही ओवरलैप करती हुई नज़र आ रही है। तो अच्छी क्रिकेट मिल जाएगी इन प्लेयर्स को बिफोर द वर्ल्ड कप, वो एक अच्छी चीज़ है। मोहम्मद हारिस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी सीरीज़, उनका भी काफ़ी लीन पैच गया एज अ विकेट कीपर भी, एज अ नंबर 3 बैटर भी, तो उनके लिए भी बड़ा अहम होगा कि वो परफॉर्म करें। बाकी हसन नवाज़ की जैसे आपने बात की, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। साइम अयूब के लिए भी ऑब्वियसली अपनी जगह बरकरार रखना। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना होगा इन्होंने। शाहीन आफरीदी की दोनों स्क्वाड्स में वापसी हुई है, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि वही बात जो कंटिन्यूटी की बात है। बट दूसरी तरफ ऑब्वियसली कुछ नाम ऐसे हैं, हुसैन तलत, या तो लगता है कि वो एज अ बैकअप वो फ़हीम अशरफ उनको रखा जा रहा है कि अगर उनको कोई इंजरी हो गई, बट कुछ अभी भी वो नाम ऐसे हैं जो समझ नहीं आ रही कि शायद उनकी जगह आपके पास बहुत से ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो T20 में बड़ा अच्छा फिट हो सकते हैं। सो वो एक ओवरऑल है। बट ओवरऑल जो ओवरलैप होता है, जब भी कंटिन्यूटी होती है, मैं खुश होती हूँ कि एटलीस्ट वो प्लेयर्स को आप प्रॉपर रन ज़रूर दे रहे हैं। तो दोनों टीम्स में काफ़ी नज़र आता है। हसन अली भी टीम्स का हिस्सा है, फ़खर जमान भी दोनों टीम्स का हिस्सा है, अबरार भी, सुफियान भी।
सो आई होप इस दफ़ा उनको सुफियान को मौका भी मिले, काफ़ी देर से टीम के साथ ट्रैवल करें। बहुत ज़्यादा बेंच कर दिया उनको, तो बहुत मेरे ख्याल से अब हम ईगर हैं सुफियान को देखने के लिए। मोई शाह साहब, आपसे मैं थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि पाउंड फॉर पाउंड जब आप इन प्लेयर्स को देखते हैं देर वेरी गुड। मेरे ख्याल से इतनी अच्छी बैटिंग बॉलिंग इंडिविजुअली तो है, लेकिन आपको लगता है कि कमी शायद डैरन सैमी जैसे कप्तान की आ रही है, जो शायद मुत्तहिद नहीं कर पा रहे इस टीम को? देखिए, रीज़न बहुत से हैं अहमद, और आपकी बात है ठीक है कि जब हम उनकी बैटिंग लाइनअप देखते हैं तो एक से एक अच्छा हिटर हमें नज़र आता है, एक से एक स्पेशलिस्ट नज़र आता है T20 का, और उन्होंने प्रूव किया है डिफरेंट लीग्स में खेल के, डिफरेंट जगह खेल के। तो बड़ा मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि एक मैच भी नहीं जीत सके ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया की न्यू लुक टीम है। ये नहीं है कि वो हम उनको कमिंस देख रहे हैं, स्टार्क देख रहे हैं, हेजलवुड उनको बॉलिंग करा रहे हैं। वो बैकअप एक उनका स्क्वाड था, खासकर मैं बॉलिंग अटैक की बात कर रहा हूँ, उनका वो बैकअप एक जंपा है, बाकी तो तकरीबन बैकअप हैं सारे जो हैं, खासकर फास्ट बॉलर। तो उनके आगे इतनी परफॉर्मेंस और 200 न बनाना भी तो 200 चेस करा देना, ये अजीब सी बात मुझे लगी है। और रीज़न उसके मरहले एक नहीं है, मल्टीपल है। एक तो सिंपल सा रीज़न है कि एक तो वहाँ की जो पिचेस है ना, वहाँ आप 210 220 तक भी आप चेस कर सकते हो। वो शायद रियलाइज़ नहीं किया कि यहाँ कितना टारगेट सही होगा, कितना टारगेट अच्छा होगा। और दूसरा, कोई डेप्थ नज़र नहीं आती उनकी बॉलिंग में, जो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग है वो कोई T20 फॉर्मेट के लिए इतना सूट नहीं करती, और जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल है आगे पीछे मैच हारते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि अब जो अगेंस्ट सीरीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान है, दैट वुड बी डिफरेंट। वो एक अलहदा उस पर खेली जाएगी, पिचेस वहाँ डिफरेंट है। वो 200 की पिच नहीं है जो आपको फ्लोरिडा में मिलेगी, वो पिच अराउंड 160 170 तकरीबन विनिंग स्कोर हो जाएगा। तो उसमें मैं ये फील करता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ अच्छी फाइट देगा पाकिस्तान को, और ये सीरीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। और पाकिस्तान की जब इसके बारे में आप बात करें तो पाकिस्तान को आउट ऑफ द वे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जिस तरह हमने बांग्लादेश के खिलाफ देखा है। इस तरह की पाकिस्तान को क्रिकेट नहीं खेलनी, स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेलनी है। ऐसी क्रिकेट खेलनी है कि जहां आप अगर पहले बैटिंग करते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर करें, अच्छा सॉलिड स्कोर करें, और अपनी बॉलिंग और फील्डिंग से वेस्ट इंडीज़ को ना हिलने दें। अगर देखें वेस्ट इंडीज़ से कि आप पहले ही मैच से आप पे हावी हो गया तो आपके लिए मुश्किलात बन सकती है, बांग्लादेश बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। तो वो चीज़ उनको वो गैप नहीं देना, उनको वो रूम नहीं देना जहां वो आप मैनूवर करके आपके खिलाफ एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पे सामने आए। ज़रूर कोशिश करेगा वेस्ट इंडीज़ कि वो जो वाइट वाश का दब्बा है वो दूर करें और पाकिस्तान के खिलाफ हम सीरीज़ जीतें। लेकिन कैपेसिटी पाकिस्तान में है, देखिए पाकिस्तान वुड स्टार्ट एज अ फेवरेट इन द सीरीज़, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ की जो अभी हालत है वो इतनी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब उसको किस तरह वो रिकवर करते हैं और अपना टेक पाकिस्तान किस तरह फेवरेट का लेके जाता है, ये देखने वाली बात है। साहब, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कभी उस टीम से खतरा नहीं हुआ जो फॉर्म में होती है, बल्कि जो फॉर्म में नहीं होती उससे लाजमी खतरा होता है। ये क्योंकि हम लूज क्रिकेट खेलते हैं। देखिए उसकी वजह होती है, जब आप कंप्लेसेंसी का शिकार हो जाते हैं, लूज क्रिकेट खेलते हैं और अपने आप को एक समझ जाते हैं कि हम फेवरेट आए हैं और आराम से जीत के चले जाएंगे, हम अमेरिका के खिलाफ खेल रहे हैं, अमेरिका तो टीम ही कोई नहीं है, तो वो वहां से आप मारे जाते हैं। बिल्कुल, ये आप खासकर T20 क्रिकेट ऐसा है कि जिसमें वो 3-4 घंटे का गेम है सारा, उसमें अगर आपने 100% न दिया किसी टीम के अगेंस्ट, मैं कहता हूँ यूएई के खिलाफ भी आप खेल रहे हैं, अगर आप कोई प्लेयर 100% नहीं देगा, उनको मौका मिलेगा, वो आपसे ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद हमाद साहब, आपसे मैं कुछ डिफरेंट पूछना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशंस की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, सिलेक्शन हमेशा जो है वो तनकीद का निशाना रहती है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ शायद कल्चर है कि एक बैंड वैगन जो है उस पर चढ़ जाना है बगैर सोचे हुए कि वो कहाँ जा रही है। अभी हमारा एक नया रोमांस शुरू हो गया कि जी टीम में सिर्फ ऑलराउंडर्स होने चाहिए, वही लोग चाहिए जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। ये बड़ा वाज़ेह है। दूसरी दुनिया करती है कि अगर वो ऑलराउंडर्स खिलाती है तो वो किसी एक डिपार्टमेंट में ऑलरेडी 100% होते हैं। हमारे यहाँ पर यह है कि वो 50-50 रेशो भी नहीं आ रहा। देखिए, मैं इसके हक में हूँ कि चलें ऑलराउंडर्स खेलें, लेकिन आधा तीतर आधा बटेर नहीं है। अगर क्वालिटी प्लेयर है तो ज़रूर पाकिस्तान टीम में खेलें। अब प्रिपरेशंस की बात कर लें, पाकिस्तान ज़ाहिर है T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप सारी कुछ खेलना है। आपने तैयार की टीम भेजी आपने बांग्लादेश, जिसमें आपने यंगस्टर्स को मौका दिया, और वो यंगस्टर, हम बॉलिंग को मैं कसूरवार नहीं कहूँगा कि बांग्लादेश की हमारी जो 3 बॉलर, जो फास्ट बॉलर्स की मैं बात करूँ, अब्बास आफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल, तीनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हमारे बैट्समैन वहाँ पे फेल हुए,
और बैट्समैन के फेल होने की वजह से हम मैचेस हारे। जहां हमने 174 बोर्ड पे लगाया वहां हमारे बॉलर्स ने वो डिफेंड भी करे, लेकिन जब आप 110 कर लेंगे तो 110 तो नहीं कुशन तो नहीं आप आता, बॉलर्स को कसूरवार नहीं कह सकते। उनको किस बुनियाद पे आपने ये जो नया टूर हो रहा है उस पर उन 3 बॉलर्स को आपने ड्रॉप किया, और शाहीन और हारिस रऊफ और जिनकी कोई कंट्रोल, जब वो खेल रहे थे हमें एक्सपेंसिव नज़र आ रहे थे, मोर देन 10 to 12 रन पर ओवर दे रहे थे, और ये बॉलर इनके इकॉनमी देख लें उनसे कहीं बेहतर है। आप यहाँ तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से इसका आंसर चाहिए कि यार कंपैरिजन किया आपने दोनों की परफॉर्मेंस का, अगर किसी को बाहर कर रहे हैं तो कोई रीज़न देना, और किसी को आप लेकर आ रहे हैं तो उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड था, क्या इंप्रूवमेंट उसकी परफॉर्मेंस में अब आ गई है, या आपने बड़े नाम कोई वापस टीम में लेकर आना। ठीक है, दूसरी बात कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी खेल कर गई है, वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया से बेशक हारा, लेकिन टफ ऑपोजिशन से जब आप खेलते हैं तो आपकी गेम में इंप्रूवमेंट ज़रूर आती है। उसके बाद अब आप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान बहुत वीक है ऑस्ट्रेलिया, तो जब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान जैसी टीम से खेलेगी और जिसकी बैटिंग हमें पता है बहुत फ्रेजाइल है, हम ओपनिंग की जैसे अभी बात कर रहे थे मोहम्मद हारिस की, कितना टाइम इनको और देंगे, इनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है और मैच पे मैच खिलाए जा रहे हैं, तो टोन सेट करते हैं आपके टॉप 4 बैट्समैन, उसमें मोहम्मद हारिस आ रहे हैं, उसमें साइम अयूब आ रहे हैं जो कि अभी तक क्लिक नहीं कर पा रहे। हाँ, साहिबजादा फरहान को जहां आपने मौका दिया उसकी अच्छी फॉर्म का कब आप फायदा, अच्छा व्हाई द लास्ट आप चॉइस, उसको अंदर करेंगे बाहर ये करेंगे? बड़ा क्राउड, अब मेरे ख्याल से अवामुन नास ये पूछ रही है कि व्हाई इज ही अ लास्ट चॉइस, जब एक इंसान एक सीजन में 4 T20 सेंचुरीज कर चुका है तो व्हाई इज ही बेंच फॉर 2 गेम्स? ये थिंक टैंक से पूछना पड़ेगा कि इतना लेट उसको, देखिए एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस होता है जब उसकी अच्छी फॉर्म लगी होती है, उसको आप इन एंड आउट करेंगे और उसको आप बताएंगे आप फर्स्ट चॉइस नहीं है, हम पहले उसको मौका दे रहे हैं और आपको फॉर ग्रांटेड जगह मिलेगी, तो वो फिर उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उसको बताएं जिस तरह बाबर आजम कहते थे नवाज को कि तुम मेरे मैच विनर हो, उस तरह के प्लेयर का कॉन्फिडेंस बनाया जाता है। मंजूर अलाई, मुझे याद है इमरान खान पाकिस्तान टीम को लेकर गए इंग्लैंड, तो वहाँ जाते साथ स्टेटमेंट दिए कि ये इयन बोथम की रिप्लेसमेंट है। एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस कहाँ चलो, उसको बोथम से आप मिला रहे हैं, तो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होना चाहिए। मैच विनर है साहिबजादा फरहान, हमने उसका इम्पैक्ट देख लिया। अब सुफियान मुकीम की हम बात करेंगे कि शादाब खान टीम में थे, नहीं मौका मिल रहा था, हालांकि उसने साउथ अफ्रीकन टूर में नहीं थे तब भी नहीं मिला, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीकन टूर में, क्यों बाहर कर रहे हैं आप? मतलब कोई रीजन तो देना यार, आप बाहर नहीं, ये आपको कहीं वापस वो एक नॉस्टैल्जिया तो नहीं होता कि जो 2006-7 में होता था कि वो बड़ा लफ्ज़ बड़ा खतरनाक है कि लॉबी और फेवरेटिज्म दोबारा से शुरू हो गए? देखिए, अगर तो कोई परफॉर्म करके आ रहा है और जो जिसको आप बाहर कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस, तब तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन आप बड़े नाम को वापस ला रहे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अगर आप उठा के देख लें वो जस्टिफाई नहीं कर रही, तो आपने सिर्फ शाहीन को, हारिस को और हसन अली को, इनके नाम को खिलाना है, और जिनको बाहर कर रहे हैं जो परफॉर्म अच्छा कर चुके हैं, तो फिर ये आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब सना, ये पाकिस्तान में बड़ा एक वाजे प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, आपने भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इसको डिस्कस किया कि जो प्लेयर की एग्जिट है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ बड़ा एक स्मॉल सैम्पल साइज़ है और रिटर्न शायद उससे भी स्मॉल सैम्पल साइज़ के ऊपर हो रही है। इवन अभी भी शाहीन और हारिस वापस आएंगे, वापस आते ही अगर पहले मैच में परफॉर्म कर गए तो सब कुछ जस्टिफाई हो जाएगा, ना कर पाए तो दोबारा से एक वावेला मच जाएगा कि इनको आपने क्यों खिलाया। देखिए, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं ना, देखिए फॉर्म किसी की ऊपर नीचे हो सकती है, पर कंपैरिजन करने के लिए भी आपके पास सैम्पल साइज इक्वल नहीं तो करीब करीब होना चाहिए। अब शाहीन को डायरेक्टली सलमान मिर्ज़ा से कंपेयर करना मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है। शाहीन ने ओवर द ईयर्स, पिछले 7-8 सालों में इस तरह की परफॉर्मेंस दी है कि वो अपनी जगह अर्न करते हैं। हाँ, पीछे उनकी परफॉर्मेंस जब गई थी, ख़राब हुई, सबने बोला। PSL में थोड़ा सा नज़र आया कि उनकी फॉर्म वापस आई है, तो और उनको अब सीरीज़ बाहर भी रखा है, तो अब ला भी सकते हैं, बिकॉज उनका सैम्पल साइज़, जो परफॉर्मेंस का सैम्पल साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, फॉर्म आपकी ऊपर नीचे होती है। इसी तरह हारिस रऊफ के ऊपर भी बात जाती है। वो मुझे लगता है ये देखना होगा कि अब वापस ला के वर्ल्ड कप से पहले आपने उनको टेस्ट करना है कि क्या वो मिडल ओवर्स और लेट मिडल ओवर्स में भी शाहीन ख़ास तौर पे उतने ही फ़ायदेमंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अच्छी टीम्स के अगेंस्ट वो कर लें। बट जब भी हमने 2 प्लेयर्स का मवाजना करना है तो वो उनका जो सैम्पल साइज़ होता है वो जनरली इंटरनेशनल क्रिकेट का भी करीब करीब या तो है या फिर एक्सेप्शनल टैलेंट और एक्सेप्शनल फॉर्म है। जैसे साहबजादा फरहान है, साहबजादा फरहान इस वक्त जिस फॉर्म के अंदर हैं, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी है, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी सीनियर प्लेयर से भी जो इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। जैसे हम साइम की बात करें, चले वो तो अभी जूनियर ही हैं, बट उस तरह की T20 में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है जो सैम्पल साइज है, तो आप साहबजादा को वो स्लॉट दे सकते हैं और वही सारे बात करें। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग करियर की किस हिस्से में हैं, किसकी कैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं पाकिस्तान के लिए और किस तरीके से हम उनको देखते हैं फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम।
तो ये बट इसीलिए ये इतना इसमें एम्बिग्विटी होती है इसके अंदर। आप हर बंदे की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, हर बंदे का जो तरीका है उनको मेजर करने का, बिकॉज बहुत से इनविजिबल स्केल्स होते हैं जहाँ से आप मेजर कर रहे होते हैं। कभी कभी कप्तान को अंदर जो नज़र आ रहा होता है वो हम में से बाहर बैठे किसी को भी नज़र नहीं आ रहा कि वो उस टाइम पे कितना तगड़ा था, उसका एटीट्यूड क्या था, वो पहली बॉल दूसरी बॉल में कितने नर्वस थे। वो चीज़ें कभी कभी सिर्फ अंदर प्लेयर्स को और कैप्टन को पता चलती है, बाहर कोच भी अंदाज़ा बॉडी लैंग्वेज से लगाता है, या बाहर से जो ऑडियंस और हम जो एनालिस्ट होते हैं उनका भी अंदाज़ा फ़र्क होता है। तो कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड होती हैं, इसलिए मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कप्तान को एम्पावर करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फैसले करें जो आपकी टीम के लिए अच्छा, बेहतर है। इसमें तो फास्ट ट्रैक का आपको भी लगता है कि देखें, नो डाउट कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो फैंस हैं वो दे लैक पेशेंस। बड़ा सिंपल है, हमारे यहाँ के हमें कोई नज़र आता है तो शायद हम बिलीव करते हैं वो फ़ौरन खेल जाना चाहिए, जिस तरह आपने कहा आपको बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट हो, लेकिन इसका भी कोई प्रोसेस है जो अब हम ये डिफ़ाइन कर पाएँ कि शायद मे बी एक प्लेयर जिसको हम फ्रेश लेकर आते हैं, शायद उसको 1-2 टूर्स ड्रेसिंग रूम में रखें, आप उसको एनवायरनमेंट गेज करने दें, शायद इतनी जल्दी खिलाना भी वायबल नहीं है। देखिए, इसको इंग्लैंड की टर्म में, जब मैं आज से 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ, एक ऑब्जर्वर प्लेयर उनकी हर स्क्वाड के साथ, ख़ास तौर पे जो उनकी होम सीरीज़ हुआ करती थी उसके अंदर अंडर 19 की एक प्लेयर होती थी और उसको शुरू से बता दिया जाता था यू आर एन ऑब्जर्वर प्लेयर, आप खेलेंगे नहीं, आप ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनेंगे। तो वही बात एंड पे आ जाती है कम्युनिकेशन की। अगर तो सफियान मुकीम बेचारे को ये बोला हुआ है कि भाई दिस इज़ हाउ वी आर टेकिंग यू, तो तब तो समझ आती है, लेकिन जिस तरह की उसकी भी परफॉर्मेंस है उसका हक बनता है कि वो वापस 11 के अंदर आए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि रादर दिन अगर आपको कोई एक्सेप्शनल टैलेंट नज़र आ गया, एक ब्रेविस जो है ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर, बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है, उनको जब मौका मिला इंटरनेशनल में 100 भी किए, बट आप देखिए उनको एकदम से जो मेन स्ट्रेंथ स्क्वाड है टेस्ट मैच का या मेन स्ट्रेंथ टीम है उसके अंदर नहीं लेके आए। जब बाकी सीनियर्स ने रेस्ट किया तो फिर उनको वापस लेके आए। सो ये चीज़ें जो हम लोगों की अनफॉर्चुनेटली जो ट्रांजिशंस हैं, जो डेवलपमेंट स्क्वाड का सोचना है, या अगर हमने सोचना है कि अच्छा जिम्बाब्वे और बांग्लादेश है तो हम किन को यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा करने की कोशिश हो रही है सीरीज़ में। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब फ़ौरन ही आप उनको कंपैरिजन ना शुरू कर दें। एक चीज़ शुरू हो रही है कि हाँ हम मज़ीद फास्ट बॉलर्स डेवलप करें, तो अच्छी चीज़ है कि उनको रोटेशन पे लाए और अब आप अपनी मेन स्ट्रेंथ बॉलर्स को भी ला के उनको भी गेम टाइम दें। अच्छा, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है मोहित शाह साहब कि ये फैसले करने किसने हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर कन्फ्यूजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि हाल ही में भी जो टीम अनाउंस हुई थी बांग्लादेश सीरीज़ के लिए, उसमें भी कोई सिलेक्टर सामने नहीं आए, हमें पता तो है कौन है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी अगर हम ये बात करें, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी आपने सवाल करना हो, जिस तरह अहमद भाई भी कह रहे थे कि मुझे इन चीज़ों का जवाब चाहिए, तो कोई बंदा आकर अभी फ़िलहाल ओनरशिप नहीं ले रहा स्क्वाड की। देखिए, ये आपने जो डिबेट छेड़ी है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शाहीन शाह अफरीदी क्यों वापस आए, या आपके खासकर आरिस रऊफ क्यों वापस आए, या हसन अली क्यों वापस आए। देखिए, मेरा ख्याल नहीं है कि कभी भी शाहीन शाह अफरीदी इस बात पर ड्रॉप हुए हैं कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है या ये उनकी कंट्रीब्यूशन फॉर द टीम वो अच्छी नहीं है। ये कभी रीज़न नहीं रहा। रीज़न कोई था डिसिप्लिन का, एटीट्यूड का मसला था, कोई पर्सनैलिटी क्लैश था, कोई आपस में जो हमने देखा वो वर्ल्ड कप में जो अमेरिका में हुआ उसमें जो उसका आउटकम था वो उस वजह से ऑफ एंड ऑन ड्रॉप होते रहे, उनको T20 के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता था। जब आप यूटिलिटी की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है उनसे अच्छी यूटिलिटी एज अ न्यू बॉल बॉलर शायद ही किसी की है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सपीरियंस अपनी जगह, टैलेंट अपनी जगह, कंट्रीब्यूशन अपनी जगह, ये सब चीज़ों में वो पूरा उतरते हैं। लेकिन मोहित शाह साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आई थिंक फिर वो मसला शायद एक का नहीं था। फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 बड़े पावर हाउसेस को साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल जी, और 3 को साइडलाइन किया, 2 का तकरीबन अभी इस तरह लग रहा है कि शायद उनका कैरियर ही खत्म हो गया। T20 की बात कर रहा हूँ, 1 वापस आए हैं और मेरा ख्याल है कि डिसीजन उनको लाने का, खासकर मैं शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ, ये अच्छा सिलेक्टर का डिसीजन है, क्योंकि आपकी जो बॉलिंग है रिसेंटली वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। ज़रूर हम बैटिंग की वजह से आ रहे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अलावा पिचेज ऐसी थी कि बांग्लादेश में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आप कर सकते थे। एक हद तक स्कोर T20 में जा सकता था, लेकिन अब जो आगे आने वाला सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, हमने ये तो देखिए ना, ये सीज़न इस जस्ट स्टार्ट ऑफ द सीज़न, ये आपका सीज़न शुरू हो गया नेक्स्ट सीज़न, जिसमें आपने सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना है, बांग्लादेश के खिलाफ खेल के आप आगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना है, फिर आपने ट्राई सीरीज़ खेलनी है, फिर आपने एशिया कप खेलना है,
हो सकता है फिर ट्राई सीरीज आप खेलें, फिर वो टेस्ट सीरीज भी बीच में है, फिर आप वर्ल्ड कप में आप जाएंगे, फिर आगे आपके PSL, ये सारा आपका सीजन है जो काफ़ी लंबा चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आप जो फास्ट बॉलर्स आपके हैं 2-3 आप उनको ही लेके चल सकते हैं। जब लंबा सीजन होता है, बड़ा सीजन होता है, जिसमें आपको मुख्तलिफ फिर आपको उनकी बैकअप्स भी तैयार करनी पड़ती हैं। और बैकअप्स ये है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी किसी वजह से खुदा न खास्ता कहीं पे जाके इंजरी उनको आ जाती है, तो चले सलमान मिर्ज़ा है उनको रिप्लेस करने वाले। फॉर द टाइम बिंग वो क्वालिटी तो अभी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है वो वाला जो शाहीन शाह अफरीदी के पास है। शायद अगर 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो जाए तो ज़्यादा वो इफेक्टिव हो, लेकिन चलें उतना है कि आप कुछ ना कुछ उनसे आप ले सकते हैं। और उन्होंने प्रूव भी किया कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के लेफ्ट ऑफ सीमर हैं, पेस बॉलर हैं, स्पीड भी कभी कभी निकाल देते हैं। तो ये सारा मेरा ख्याल है देख के ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन बात आपने जो की कि सिलेक्टर को आके जवाब देना चाहिए, यही उस वक्त जब टीम अनाउंस कर रहे थे अगेंस्ट बांग्लादेश, तो यही एक मेरी कंटेंशन थी। और यहाँ पे बड़ी इस पर डिस्कशन भी हुई कि जी सिलेक्टर को बताना हमें आगे चाहिए कि क्या फ्यूचर है शाहीन शाह अफरीदी का और क्या फ्यूचर है बाबर और रिजवान का। ये चीज़ें डिस्कस होनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। और ये चीज़ें इसलिए डिस्कस होना ज़रूरी होती है कि कल आप अपना एक पूरा एक पूल आप T20 क्रिकेट के लिए बना रहे हैं, मैकेनिज्म आपका डिफाइन हो जाता है, पूल आप बना रहे हैं। आप सलमान अली आगा ने कहा जी 25 का हम पूल बना रहे हैं, 25 से हम उसको शफल करते रहेंगे। मैं उस दिन भी ये सवाल कर रहा था 25 में ये खुद हैं कि नहीं है। तो मैंने उस दिन भी ये सवाल किया। क्रिकेट में पता नहीं लगता कि वो कप्तान को, लेकिन देखिए अब कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 25 भी है तो मैं समझता हूँ थोड़े ज्यादा हैं, इनको 20 कर देना चाहिए, थोड़ा सा और नैरो और रिड्यूस करना चाहिए। मैं इन तमाम तर चीजों पे मैं वापस आऊंगा स्टूडियो में, लेकिन अब हमने थोड़ी सी बात जरा नॉर्वे कप के बारे में करनी है, जहां पर पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने अपने दूसरे मैच में 6-0 से कामयाबी हासिल की। इसको मजीद डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और इस वक्त टीम के साथ मौजूद भी हैं नॉर्वे में टीम मैनेजर सईद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाए ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं अवैस, और आई एम श्योर कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। बड़ी पुरजोश वीडियोस तो हमने आपकी और टीम की देखी हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में, थोड़ी सी अपडेट दीजिएगा। यार परफॉर्मेंसेस अगर बात करें तो थोड़े से इस दफा अगर ग्रुप की बात करूं तो पाकिस्तान थोड़ा ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर आप कह सकते हैं नॉर्वे कप में, क्योंकि जो तीनों टीम्स की अगर बात करें जिसमें हम कल पहला मैच खेले थे, आपको याद हो परसों की बात करो मॉडर्न FC के, तो वो डिवीजन 2 की टीम है, तो इतना आसान नहीं था हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान की प्लेयर्स की बात करो डोमिनेट किया पूरे मैचेस के अंदर। 7 से 8 जो उनसे मैं कहता हूं कि गोल पोस्ट पे शूट्स भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको दाद देनी पड़ेगी, वो टीम टैक्टिकली वाइज बहुत अच्छी थी, उन्होंने जिस तरीके से प्रिपरेशंस की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1-1 से ड्रॉ हुआ। लेकिन जो कल मैच था वो बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता है डू एंड डाई मैच था इस स्टेज, क्योंकि ग्रुप के अंदर आपकी 4 टीमें जिसमें से आपने 2 मैचेस जीत के आपने अगले टॉप 16 के अंदर जाना है। तो कल आपको डिफरेंट साइड हमारी नजर आई। 6-0 से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी रुस्टर्ट के खिलाफ, बड़ा एक टॉप का क्लब है यहाँ पर नॉर्वे के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपको कल पाकिस्तानी भी नजर आए, जिस तरीके से वो पुरजोश होकर पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस दफा अगर नॉर्वे कप की थोड़ी सी मैंने कहा ना सूरत हाल की बात करें तो थोड़ा डिफरेंट आपको ग्रुप से नजर आता है कि पाकिस्तान को ग्रुप ऑफ डेथ में रखा गया। आसान इतने हरीफ नहीं आपके लिए। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त, हम अपने ग्रुप की बात करें तो टॉप ऑफ द लाइन आपको नजर आ रहा है चार्ट टेबल के ऊपर, लेकिन आज भी मैच जीतना इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग कल जो उनसे रसाई हासिल कर सकें टॉप 16 के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा वो एम्बियंस के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें पता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है पाकिस्तानी कम्युनिटी की नॉर्वे में, और अभी तक कैसा रहा है ख़ास तौर पर दूसरे मैच में? सबसे बड़ा जो अहमद भाई एक चीज जो जैसे कहते हैं ना कि पुरजोश आपका जो इस्तकबाल होता है वो ये था कि जिस वक्त हम एयरपोर्ट के ऊपर आए हैं तो एयरपोर्ट पे जैसे इमिग्रेशन के पास पहुंचे थे तो एक ही ऊंची आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो जो न्यू कमर्स होते हैं एकदम आपको पता है वैसे ही जोश जोन सा वो मारता है कि यार पाकिस्तान इस नॉर्वे के अंदर जाके आपको जिस तरीके से वेलकम किया जाता है। उसके बाद क्राउड की सपोर्ट की बात करें, जो हमने कल मैच खेला स्पेसिफिकली, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शायकीन तो आपको नजर आते हैं, हर जगह पाकिस्तानी फ्लैग्स आपको नजर आते हैं, थैंक्स टू द मीडिया, खास करके PTV जिस तरीके से बैक टू बैक आपको पता है कि वो ब्रेकिंग न्यूज इसके ऊपर दे रहा है, जो पाकिस्तान डोमिनेट आहिस्ता आहिस्ता करता जा रहा है टूर्नामेंट में। लेकिन सबसे जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि ग्राउंड से लेकर जो जहां पर होटल जहां पर हम स्टे कर रहे हैं नॉर्वे के अंदर ओस्लो में, लिटरली हर कोई कल एक्साइटेड था पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख के, कि वो बार बार बात कर रहे थे कि यार आपकी टीम ने डिवीजन 2 के क्लब को 6-0 मारा। दैट मींस कि आपके पास टैलेंट है, सिर्फ टैलेंट को शायद एक राइट मौका और ज्यादा मैचेस चाहिए। सीनियर टीम की बात करें तो यही चीज है कि पाकिस्तान का नाम लेके यहाँ पर आए हैं, दुआ करें जिस तरीके से हमेशा स्ट्रीट चाइल्ड ने परफॉर्म किया। मुझे पता है कहीं ना कहीं फाइनल्स में हमें वो आड़े आ जाती हैं पेनल्टी किक्स आउट, लेकिन अल्लाह करे कि थोड़ा सा इस दफा आपको डिफरेंट
पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम आए और इंशाल्लाह हम डोमिनेट करें इस कप में और पाकिस्तान के लिए कप जीत के वापस आए। इंशाल्लाह हमारी भी यही उम्मीद है। अच्छा, जब आपने नॉर्वे की सरजमीन पर कदम रखा, जब आपने लैंड किया वहां पर, तो आपकी शर्ट पे PFF लिखा हुआ था, तो क्या ये वाज़े पैगाम आप देना चाह रहे थे किसी को? आवाज नहीं आ रही। अब तो बकायदा आप ये बहाना बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी जी। देखिए इस दफा थोड़ा सा अगर मैं पाकिस्तान की बात बताऊं तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, पीछे पाकिस्तान का नाम भी लिखा होता है, लेकिन थोड़ा सा हमने इस दफा उसको उर्दू में लिखवाया है, क्योंकि यहाँ पर जब आप कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी से बड़ी रिक्वेस्ट हमेशा हमें आती रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान टीम एक्सेप्ट स्ट्रीट चाइल्ड की बात करूँ या उसके अलावा कुछ आप बात कर लें, हैंडबॉल की बात कर लें या दूसरे स्पोर्ट्स में उनकी टीम्स यहाँ पर रेगुलर विजिट करती हैं, लेकिन जो एक अपनाइयत है, खास करके मैं कहता हूँ कि हमारी मादरी जबान आपको पता है उर्दू भी, और आजकल एक वो स्टाइल भी चल रहा है उर्दू के अंदर पाकिस्तान लिखा हो, ज्यादा खूबसूरत और वाजे नजर आता है। हैट्स ऑफ है जिन्होंने किट भी डिजाइन की, उस पर भी बड़ा आपको पता है कि अप्रिसिएशन हो रही है। लेकिन फिर बात है कि फ्लैग जो सा सबसे लाली परचम कैरी कर रहे हैं, चेस्ट पे लगा हुआ है, इस मुल्क के अंदर आके जहां पर आपको पता है फुटबॉल, क्योंकि इनकी छोटे से बच्चे की बात करें 6 साल से जो सा वो स्टार्ट होता है फुटबॉल एक्टिविटीज के अंदर, वहां पर आके डोमिनेट करना, वहां पर बताना कि नहीं यार हमारे भी बच्चे जो उनसे फुटबॉल खेल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर जो नॉर्मल कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी है उनके लिए ये होता है, वो हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे बच्चों को ताना पड़ता है कि आप लोग क्रिकेट नेशन से, क्रिकेट यहाँ पर बहुत है नॉर्वे के अंदर, फुटबॉल आप नहीं खेल सकते, लेकिन जब से आपके लड़के यहाँ पर डोमिनेट हो रहे हैं तो हमारी जो यंग जनरेशन जो क्रिकेट की तरफ थी वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान फुटबॉल की तरफ आ रही कि यार हम भी फुटबॉल खेल सकते हैं। तो एक ये टर्निंग फेज जरूर है, लेकिन दुआ है आवाम से, जो हमारे आपके साथ इस वक्त मेरे साथी बैठे हैं मोहित शाह साहब को खुशी हो रही है गोल स्कोर करके, यहाँ पर अंडा तो टूटा है हमारा, तो मजा आ रहा है। दुआ अल्लाह की जात जो है वो कामयाब करे इंशाल्लाह, और हम लोग ट्रॉफी लेके इस दफा पाकिस्तान लेके वापस आए। बिल्कुल, मोई शाह साहब ये भी कह रहे थे कि बड़े अरसे बाद अवैस को फुटबॉल का नाम जो है वो खुशी के साथ लेते हुए देखा है, तो ये भी बड़ी चेंज थी हमारे लिए। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं क्योंकि हम इम्पोर्टेंट पार्ट भी है स्पोर्ट्स 360 का, और वाहिद शो है जिसके अंदर हम डिफरेंट स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, यार ये वो स्पोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। सर मैंने कहा कि इन बच्चों को हाईलाइट करने की, जिन बच्चों को थोड़ा सा एक पुश की जरूरत है, और जो पुश हम देते हैं, और अच्छी बात है कि इन लड़कों को जाके पूरी दुनिया में डोमिनेट करते हैं। खाली ये फुटबॉल नहीं, आपको पता है बहुत सी केस स्टडीज है, मैं कहता हूँ ना कि हमेशा हम तो टीम को देखते हैं, टीम जीत रही है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल किसी प्लेयर की, किसी मैनेजमेंट कोई भी हो बंदा, उसकी केस स्टडी के साथ जाएं, वो बड़ी एक पूरी लाइफस्टाइल चेंज करने वाली होती है कि बच्चा कहाँ था, उसको कैसे मौका मिला। इनमें ऐसे बच्चे भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि आपको पता है अहमद भाई, आप तो क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आपने काफी डिटेल में देखा भी है, कि कोई इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पे काम करता होगा, कोई आउट ऑफ स्कूल होगा, कोई बच्चा की मोटरसाइकिल की दुकान पे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। फिर मैंने कहा ना कि एक चेस्ट के ऊपर फ्लैग को कैरी करना वो एक बर्डन भी होता है, कि आपने यार एक जैसे होता है ना कि जिम्मेदारी होती है कि उस मुल्क का नाम आप रोशन करें, किसी मुल्क में जा रहे हो तो आपने परफॉर्म करना होता है। वो हार्ट बीट आपको बार बार कहती है कि यार इसको परफॉर्म करके पाकिस्तान का नाम ऊंचा करना है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने जिस तरीके से परफॉर्म किया। कल भी मैंने कहा कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको नजर आई, एम्बेसडर की बात करें वो वहां पर मौजूद थी। थोड़ा सा आज एक चैलेंजिंग पोजीशन जरूर होगी, क्योंकि पहली दफा नॉर्वे के अंदर हुआ है कि नॉर्वे में गर्मी पड़ रही है, वैसे ठंड होती है लेकिन आज बारिश है सुबह से। मैच ये बारिश में खेला जाना है, पाकिस्तान के रात 10:30 बजे मैच है। दुआ भी है, दुआ भी करें पाकिस्तानी अवाम के, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए कि हमने इसको जीत के क्वालिफाई करना है, वैरस हम इसको टेबल के ऊपर टॉप ऑफ द लाइन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वैस, आपको बहुत मुबारकबाद अभी तक की परफॉर्मेंस के लिए। हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ताला आप ट्रॉफी भी वापस लेकर आएंगे, और जो खरीदारी की लिस्ट मैंने, सना और मोई शाह साहब ने आप तक पहुंचाई है वो भी चीज़ें हमारे लिए वापस आएंगी। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आवाज नहीं आ रही जी, सैयद मोहम्मद अवैस की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। अब ये ट्रिकी हो गया, अगर मौसम गर्म हो गया तो अवैस जो जितनी जैकेट्स लेकर गए थे फैंसी, वो तो अब किसी काम, तो खैर ये ऑन अ लाइटर साइड है, बट आई थिंक बड़े अरसे बाद अवैस और फुटबॉल को मैंने साथ साथ हंसते हुए देखा है, तो आई एम वेरी हैप्पी, बट ग्रेट परफॉर्मेंस बाय द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, आई थिंक स्ट्रीट चाइल्ड हमेशा ही बहुत जो है वो हमें प्राउड फील कराते हैं। पहले भी नॉर्वे में इनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी पहले भी रही, और ये बड़ा ज़रूरी है। वैसे भी स्पोर्ट्स हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, लड़की हो या लड़का हो, किसी भी तबके से उनका ताल्लुक़ हो। एक ऐसी चीज़ है जो आपको इकट्ठा करती है, जो आपकी एनर्जी को बड़ी एक पॉजिटिव तौर पे आगे लेके चलती है। पर स्पेशली स्ट्रीट चाइल्ड जब हम बात करते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता पढ़ाई करने का, जिनको बाकी और मौके नहीं मिलते, तो जब आप एक टीम का हिस्सा बन जाते हैं और आप एक हेल्दी एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं, तो बहुत सी चीज़ें चेक एंड बैलेंस शुरू हो जाती हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें देखें, इनके आईडी कार्ड्स बनने, इनके पासपोर्ट्स बनने,
ये बहुत से बच्चों के लिए एक लग्जरी की चीज़ है जो आम बच्चे बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो जब आप इस तरह की किसी चीज़ का मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन बननी शुरू हो जाती है, आपकी लाइफ दुरुस्त होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा काम है, आई थिंक इसको कंटिन्यू होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ लड़कियों की भी ज़रूर स्ट्रीट बिल्कुल होनी चाहिए। फुटबॉल टीम होनी चाहिए, ताकि आप बच्चों को जिनके पास सोसाइटी के हिसाब से या उनके माँ बाप की वजह से या जो भी हालात थे उनकी वजह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं थी जब वो पैदा हुए, बट इस तरह के इनिशिएटिव से हम वो प्लेइंग फील्ड को थोड़ा सा लेवल कर सकते हैं उन बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए। तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक बट सोशल इम्पैक्ट की अगर हम मद में देखें तो ये तब भी बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है। और आई होप कि इसी तरह फ्लरिश करते रहें और हमें पॉजिटिव खबरें यहाँ से मिलें और ये फिर बच्चे आगे फीड इन भी करें हमारी नेशनल टीम के अंदर। जी अहमद साहब क्या ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है हम पर भी बतौर मीडिया प्रोफेशनल्स के इन चीज़ों को जो है वो एटलीस्ट हाईलाइट किया जाए। पहले तो इस टूर्नामेंट को समझने की जरूरत है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। अराउंड आप कह रहे हैं 30 नेशंस की 2000 प्लस टीम्स और 90 पिचेस पे ये मैचेस हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस। 2023 में पाकिस्तान की स्ट्रीट टीम की परफॉर्मेंस देख ले जाएं तो 7 कंसेक्टिव विन्स एंड स्कोरिंग 29 गोल्स अगेंस्ट 2। तो आपको नज़र आ रहा है कि डिफेंस कितना तगड़ा है और फॉरवर्ड कितनी अच्छी है, तो स्किल्स तो नज़र आ गए कि बहुत अच्छे। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की पाकिस्तान में, जैसे हम बाकी जो नॉन स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट की बात कर लें, अगर आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर या बाहर के ममालिक जहाँ स्पोर्ट्स ये खेली जाती है ज़्यादा अच्छी, वो आप इनको मुहैया कर दें तो आप देखें स्काई इज़ द लिमिट। कितना टैलेंट है पाकिस्तान में, रॉ टैलेंट। इस रॉ टैलेंट को ग्रूम करना, पॉलिश करना, इनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना कि ये डिज़र्व करते हैं। देखें कुछ ना होने के बावजूद इतना अच्छा एक्सेल करना, डिलीवर करना, तो इनको मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा और फुटबॉल को भी, जैसा हम कह रहे हैं कि क्रिकेट के साथ हॉकी, स्क्वॉश बाकी को, तो यहाँ पे भी टैलेंट है। पाकिस्तान में टैलेंट की किसी भी स्पोर्ट्स में कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको क्वालिफाइड कोचेस चाहिए। इन्हीं प्लेयर्स को अगर आप बाहर भेज दें कि 6 महीने के लिए आपने इन प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को, और फिर ऐसे कोचेस जो बाहर से क्वालिफाइड, एक तो पहले अब फॉरेन कोचेस को लाएं, आई होनी चाहिए पिक करना आपने टैलेंट सबसे पहले। कि आप स्ट्रीट पे जाके, हमारे यहाँ फुटबॉल उस तरह नहीं होती जो एक ज़माने में हुआ करती थी, हॉकी उस तरह नहीं होती, ग्राउंड्स वीरान पड़े सवाई क्रिकेट के, बाकी जगह आपको कुछ नहीं नज़र आता। पहले तो आपको एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा इन स्पोर्ट्स का, स्कूल से, ग्रास रूट लेवल से। जब हम बात करते हैं कि स्कूल्स में कंपटीशन आप करवाएं, इंटर स्कूल करवाएं, फिर कॉलेजेट बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के करवाएं, कोचेस दें, सारी फैसिलिटीज़ दें, फिर वहाँ से रॉ टैलेंट, फिर उस टैलेंट को पिक करें, क्वालिफाइड कोचेस उनको ग्रूम कर रहे हो, तो फिर तो आप हमेशा, मैं कहूँगा, अच्छी टॉप टीम अभी भी हैं ना होने के बावजूद हैं, तो आप ज़्यादातर आप ट्रॉफीज जीत कर ले आते हैं। बिल्कुल ऐसे, आई थिंक वो तसलसल जो है बरकरार रहेगा। बट मोई शाह साहब क्या कहना चाहेंगे अवैस की बॉडी लैंग्वेज के बारे में, बड़ी डिफरेंट लगी आज। बड़ी वैसे खुशी हुई है क्योंकि अवैस को जब नेशनल टीम के साथ गए थे तो काफ़ी दफ़ा कंटेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ से बात नहीं हो सकी। आज इनको देख के और खुश देख के बड़ा अच्छा लगा। देखें, पाकिस्तान फुटबॉल की अगर आप बात करें ना अहमद, काफ़ी अरसे से, मेरा ख्याल है 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, नेशनल चैम्पियनशिप उस तरह नहीं होती जिस तरह नेशनल चैम्पियनशिप होनी चाहिए, हुई भी नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से। अब ये इससे सिस्टम क्या होता है कि आप क्लब लेवल को तो पहले एक्टिव करें। ये सारे जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं, ये तो चलें मुस्लिम हैंड्स की थोड़ी काविश है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया इनको, तो ये चले गए। लेकिन आप जब तक, मैं फुटबॉल फेडरेशन की और इस जो नया सेटअप आया फुटबॉल फेडरेशन का, मैं उनको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये क्लब लेवल जब आप जब तक एक्टिव नहीं करेंगे, क्लब में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, क्लब की टीम्स नहीं बनेंगी, एक सीनियर टीम और एक जूनियर टीम, क्लब की 2 टीम्स बनेंगी और इनकी रेगुलर आप कंपटीशन कराएंगे। टैलेंट ऐसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते कि आपको बाहर से टैलेंट लाना है या बाहर की तरफ, या वो जो पाकिस्तानी प्लेयर्स बाहर लीग्स वगैरह में खेल रहे हैं उनकी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इनको स्ट्रीमलाइन तो करें, इनको एक सिस्टम के तहत तो इनको डालें ना, ताकि वो क्लब से डिस्ट्रिक्ट पे जाए, डिस्ट्रिक्ट से वो डिवीजन पे जाए, डिवीजन से वो प्रोविंस पे जाए, फिर उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो अच्छे प्लेयर्स को पिक करें, डिपार्टमेंट्स अपनी टीम बनाएं। इस तरह सारी एक्टिविटीज़ जब जनरेट होंगी, विद इन 2 ईयर आपके पास हर एज ब्रैकेट की, आपके पास एक्सेप्शनल आपके पास टीम आ जाएगी, तो उसको ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। अब ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान फुटबॉल में कुछ नहीं हुआ। अब ये स्टार्ट है कि हमने यहाँ से
सिकाई से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बड़ा स्टेल रहे हैं, कोई हमने बहुत प्रोग्रेस स्टेल रहे हैं जी, इतना स्टेल रहे हैं। जब कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट आती है तो आप 15 खिलाड़ी बाहर से बुला बल्कि लेते वो हैं। बड़े एक फेमस कैरेक्टर थे नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, जिनको मैंने एक जगह मुझे वो मिल गए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी अभी तक आप वो नहीं करा सके क्लब्स का सारा। उन्होंने कहा जी वो बैंक अकाउंट्स का हम वेट कर रहे हैं कि हर क्लब बैंक अकाउंट बनाएगा तो हम उसको उन्होंने pursue खैर करेंगे। बड़ा नुकसान दिया। जिन पर्सनैलिटी की आप बात कर रहे हैं वो अब गायब हैं, पता नहीं किधर है, कोई अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि अब जो नया सिस्टम आ गया है, और इनसे बड़ी बड़ी मतलब मैं एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, और सब ये सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी कराएं। एक्टिविटी के बगैर नहीं होता हो कोई, सकती। I think आप कहीं आगे नहीं जा आपको सकते। ग्रास रूट लेवल के और ऊपर स्टार्ट से करनी पड़ेगी। कंपैरेटिव फुटबॉल जो है वो आपको अंडर promote करनी है। 16, अंडर 19 टीम डेवलप करें, अंडर 23 करें, नेशनल टीम डेवलप Women's करें, team, बिल्कुल। वुमेन टीम डेवलप करें। क्यों नहीं वुमेन, वो यहाँ लड़कियां भी, उनके इतने अच्छे क्लब्स हैं कि अगर आप उनको देखें खुद खेलते हुए तो बड़ी आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन वो गायब हो जाती है। ना उनको कोई पिक करने वाला, ना उनको कोई सिलेक्ट करने वाला, ना उनको ऊपर कोई लेके जाने वाला, कोई पता नहीं। बिल्कुल मेरे ख्याल से मोहित शाह साहब ने एक प्रोग्राम की मुनासबत से मेरे ख्याल से एक सही रिक्वेस्ट जो है वो की है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जितने अहदेदार हैं, ख़ास तौर पर अब क्योंकि एक इलेक्टेड बॉडी बहुत ही अरसे बाद पाकिस्तान फुटबॉल में नजर आई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। जाने से पहले दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रूर डिस्कस करनी है। पहले वॉलीबॉल कर लेते हैं। अहमद हमाद साहब, एक शानदार कारकर्दगी अंडर 19 लेवल। नो डाउट, बिल्कुल 4 मैचेस जीते हैं, 24 टीम्स, और पाकिस्तान अपने पूल ए में टॉप पोजीशन पे है। आज जो मैच हुआ पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्लोज मैच मैं कहूँगा अर्जेंटीना से 3-2, पहला सेट हारने के बाद फिर बीच में, लेकिन लास्ट सेट में जी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है 25-15, जो पाकिस्तान ने 2 सेट जीते, तो नज़र आ रहा है प्ले। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर होता है बड़े गेम का, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 4 मैचेस अभी भी पाकिस्तान पूल ए में टॉप। अच्छा, मुझे याद है मोहित शाह साहब ने कहा था द रियल टेस्ट विल बी साउथ अमेरिकन टीम्स, जब आप बिल्कुल होगा क्योंकि उनकी गेम है। और लेकिन पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं 17 ईयर ओल्ड याया, हाइट उनकी है 6 फीट एंड 5 इंचेस, तो वॉलीबॉल आपको पता है कि हाइट मैटर करती Tall man है, ये वो स्पोर्ट्स हैं। लेकिन उनकी जो जर्नी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और उनके आइडियल ईरानियन प्लेयर हैं, और उसको कॉपी करने के, और लेफ्ट हैंडेड स्मैश वो ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। तो स्किल्स हैं, वही बात है कि क्वालिफाइड कोचेज आए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। यंगस्टर अपने आप पोटेंशियल दिखा रहा है हर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की वो फुकदान है कि जो हम कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप कहीं किसी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो उसी स्पोर्ट्स को हाईलाइट कर रहे होंगे, बाकी निगलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको तमाम स्पोर्ट्स को आप बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। स्पोर्ट्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है, बनती तो है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही। और फिर अभी जब हम बात कर रहे थे चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जनाब किसी को अगर आपने कोई रोल दिया है उसने वो डिलीवर किया कि नहीं किया। अगर हम कोचेस की बात करें, फेडरेशन ही को बात कर लें कि उनको फंड्स एलोकेट होते हैं, वही सही जगह पे लगे भी हैं कि नहीं हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में। बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है फेडरेशन का पाकिस्तान में आजकल। तो शो कॉज चल रहा है, लेकिन आई डोंट नो इससे आगे कहाँ जाएगा। बट आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है अभी तक, एंड आई एम श्योर कि अंडर 19 लेवल के ऊपर भी राइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे लिए बेहतरीन रिजल्ट्स लाएगी। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सना मीर, आपके लिए मैंने अगली स्पोर्ट ढूंढ ली है जो आपने अब जिसमें हिस्सा लेना है, तो आई एम श्योर आप वुड यू लाइक टू सी। आप शो से पहले जो बात कर रहे थे वो तो नहीं वो नहीं, उसके अलावा मैंने एक स्पोर्ट ढूंढी है आपके लिए, वो तो एक नेशनल स्पोर्ट है मेरे ख्याल से। लेकिन आइए आपको अब बताते हैं जिस खास स्पोर्ट के बारे में हम बात करने लगे हैं, हमारा स्पेशल सेगमेंट जो गेम्स ऑफ द वर्ल्ड। जी, तो गेम्स ऑफ द वर्ल्ड में जैसा कि मैंने कहा कि मैंने सना मीर के लिए एक और स्पोर्ट ढूंढ ली है, इट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स बेसिकली। लेकिन जितने भी लोग जो हैं वो इस स्पोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये रोमानिया के अंदर एक रेस है जिसमें ऑब्स्टिकल कोर्स जो है वो बनाया जाता है एडवेंचर बाइक्स के लिए, और बहुत सारे बाइकर्स जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और टेरेन जो है वो डिफरेंट किस्म की है। इसमें सबसे पहले मिट्टी के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, फिर लकड़ी के होते हैं, फिर टायर्स होते हैं, फिर कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स जो हैं वो रखे जाते हैं, और एक शानदार स्पोर्ट है। और हम यही देख रहे हैं कि एवरी ईयर हर जो एडिशन है उसमें बाइकर्स की तादाद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट है तमाम उन लोगों के लिए जो एडवेंचर बाइक्स जो हैं वो चलाना चाहते हैं या उसके शौकीन हैं। इसमें प्रोफेशनल राइडर्स भी हिस्सा लेते हैं, एमेचर्स की भी कैटेगरी जो है वो है, और ये बहुत ही जैसा कि मैंने कहा एक चैलेंजिंग टेरेन है जिसमें आपको स्किल भी चाहिए, महारत भी चाहिए, और एंड्योरेंस बड़ी ज़रूरी है जिस तरीके से आपने बाइक को संभालना है। तो इस साल के जो विनर्स थे उनको तो बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंट टेरेन्स, डर्ट,
कंक्रीट ब्लॉक्स लकड़ी के, फिर उसके बाद टायर्स, और फिर पानी का भी एक ऑब्स्टिकल है जो आपने क्रॉस करना है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है जिसके जो रूट्स हैं वो हमें रोमानिया के अंदर मिल रहे हैं। तो सनामीर, आई एम श्योर कि यू आर रेडी फॉर सच एडवेंचर। यार आपने ये दिखा के याद करा दिया कि एक मोटरसाइकिल का भी हमें वादा हुआ था जो आज तक नहीं मिला। तो अगर 10 साल पहले मिला होता तो शायद हिस्सा ले ही लेती मैं भी। नहीं, अब उसको आई थिंक एडवेंचर बाइक में कन्वर्ट करके पहुंचा दिया जाए। बट बहुत शुक्रिया अहमद हमाद साहब आपका, मोहित शाह साहब आपका, सनामीर साहब आपका कि आप हमें ज्वाइन कर रही थी। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।